हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रेखा देवरानी एंड वेरी वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि पूरी बायो की थ्योरी आती है, सारे एग्जाम्पल्स याद हैं, सारे डायग्राम्स आते हैं, मैम बायोलॉजी में कोई भी कहीं भी गलती नहीं हो रही है, बट एट द लास्ट मोमेंट कोई गलती ना हो जाए उसके चांसेस हैं। तो कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन में इसमें हमसे मोस्ट टाइम्स गलती हुई है। तो आज हम लोग बेटा देख लेते हैं कि आपके नीट के एग्जाम में कितने टाइप के मोस्ट पॉसिबल आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं कैलकुलेटिव बेस्ड कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, और अलोंग विद द क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो आ जाइए, आधे घंटे के अंदर हम लोग सारे कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है, अ फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जी फेज एट 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज। अब बेटा देखो, माइटोसिस और मियोसिस में आप एक सिंपल चीज लिख कर रख लो, मैं आपको लिखवा देती हूँ। माइटोसिस की बात हो रही है, 2n इज इक्वल टू कितना है 8, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हमारे पास में 8। ठीक है, तो माइटोसिस के लिए ना आप लिख लो, एक फेज आएगी G1, फिर S, फिर G2 और फिर M फेज। G1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होते हैं, S में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो रहा है, क्रोमोसोम डबल नहीं होते, 2n ही रहता है। G2 में भी ये 2n रहेंगे और आफ्टर M फेज भी ये 2n ही रहते हैं। डिवाइड क्या होता है, डीएनए कंटेंट। डीएनए कंटेंट मान लीजिए G1 में था 2C, तो S सिंथेसिस होगी और ये हो जाएगा 4C। फिर G2 में तो 4C ही रहेगा और M1 में आफ्टर डिवीजन ये अगेन 2C हो जाता है, अगेन ये 2C हो जाता है एज जो पहले सेल बनी थी। तो अगर हम बात करें एस फेज की, तो सिंथेसिस में हमारा डीएनए का कंटेंट बढ़ेगा, ना कि क्रोमोसोम का नंबर। तो अगर 2n इज इक्वल टू 8 था तो एस में भी 2n इज इक्वल टू 8 ही रहेगा। सो आंसर विल बी बी। एक मियोसिस के लिए और लिख लो, मियोसिस में कंडीशन और क्या होती है वो भी लिख लो। मियोसिस में होगी G1, S, G2, M1 एंड M2। G1 में मान लीजिए 2n है, मान लीजिए 2n है क्रोमोसोम, तो S में भी क्रोमोसोम 2n ही रहते हैं, G2 में भी 2n ही रहते हैं। M1 जैसे ही ये निकलते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ होकर n हो जाता है, और M2 में जो पहले वाली सेल में था हैप्लॉइड वही रहता है। डीएनए कंटेंट की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर था 2C, तो सिंथेसिस हो गया ये 4C। G2 में भी 4C ही मिलेगा, M1 के बाद में 2C बन जाएगा और M2 के बाद में C बन जाएगा। डीएनए कंटेंट एंड क्रोमोसोम नंबर दोनों आधा हो जाएगा। तो इस बैलेंस शीट को एक बार लिख लो और अपने कोई भी क्वेश्चन इस बिहाफ पर गलत आपको नहीं करने हैं। आगे बढ़े, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल। हमें ये बात पता है कि एक माइटोसिस डिवीजन से 1 से 2 सेल बनती हैं। ठीक है, तो 128 सेल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पर पावर n, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 का 2 इंटू 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, यानी कि 7 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो 128 सेल्स है, यानी कि 2 पर पावर n इज इक्वल टू 7। तो 7 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल हम जब करते हैं तो एक CO2 को जब हम फिक्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें 6 ATP एंड 3 ATP, 6 नहीं, यहाँ पर 3 ATP एंड 2 NADPH2 लगते हैं। अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 18 ATP एंड 12 NADPH2। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसे ग्लूकोज के लिए पूछा जा रहा है या एक CO2 को फिक्स करने के लिए पूछा जा रहा है। जब ग्लूकोज के लिए पूछा जाए तो ये बताएंगे, जब एक CO2 के लिए पूछा जाए तो ये बताएंगे, और दोनों ही टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सभी हम लोग PYQs ही यहाँ पर देख रहे हैं, जिससे कि आप बेस्ट पॉसिबल अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर assimilation of 1 CO2 molecule the energy required in the form of ATP and NADPH2। सेम अगेन क्वेश्चन आ गया, तो एक के लिए हमें कितनी चाहिए, 3 और 2। ठीक, आगे बढ़े। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये बात याद रखिएगा, जब हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में नेट गेन हमें होता है 2 ATP का, और आगे इसकी होती है यहाँ पर बनते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड
कन्वर्ट होते हैं इनटू एसिटाइल को ए, कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ, एसिटाइल को ए लिंक रिएक्शन के थ्रू, और यहाँ पर एक NADH+ का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद ये क्रेब्स साइकिल में जाते हैं और वहाँ पे हमारे NADH+ बनते हैं। ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास बनते हैं 38 ATP ऑक्सीडेशन के बाद में, ऑक्सीडेशन के बाद पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन से पहले पूछेगा तो 2 ही बने हैं, ऑक्सीडेशन के बाद यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद पूरे में कितने बने, 38 ATP। अगर यही आपसे एरोबिक, अगर यही आपसे एनएरोबिक में पूछा जाता तो एनएरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस के बाद में फर्मेंटेशन होती है जिसमें एनर्जी यूज होती है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बनते हैं, ठीक है। तो एरोबिक के लिए आंसर जाएगा 38 एंड एनएरोबिक के लिए 2 ATP, करेक्ट। एंड ग्लाइकोलाइसिस इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़े, नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज, नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज अगेन 38 हो जाएगा। आगे बढ़े, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलेट इज 500 ml एंड 1000 ml, ठीक है। हमें टाइडल वॉल्यूम दिया है 500 ml, हमें दिया है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml, करेक्ट। व्हाट वुड बी द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हमसे पूछी है इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। देखो बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम दिया है बट हमें ये बताना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का, TV + ERV। तो हमें ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन में दिया जाता है, तो हम इस पर ध्यान ही नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसको यूज़ करेंगे और इन दोनों को ऐड करके 1500 मिलीलीटर आंसर बता देंगे बहुत कायदे से। आगे बढ़े, द इफ अ हेट्रोजाइगस प्लांट विद वॉयलेट फ्लावर, ठीक है, हेट्रोजाइगस है वॉयलेट के लिए, ठीक है, इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस पी प्लांट विद वाइट फ्लावर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन अमंग 40 प्रोजेनीज फॉर्म। पहले इसमें से हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो अगर हम परसेंटेज देखें तो हमारा ये कुछ क्रॉस बनेगा, ठीक है, हमारा ये कुछ क्रॉस बनेगा, ठीक है, जिसमें से हम देख पा रहे हैं कि 50% हेट्रोजाइगस है और वॉयलेट बने हैं क्योंकि ये डोमिनेंट है, और 50% बने हैं वाइट, ठीक है। अब हमें बताना है 40 में से कितने बनेंगे, तो 40 के 50% यानी कि 20 और 20, तो 20 प्रोड्यूस वॉयलेट एंड 20 वाइट फ्लावर। तो अगर आपसे परसेंटेज पूछा है, वहाँ तक आपको आता है, तो आप नंबर से भी इजीली बता सकते हैं, आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन अ क्रॉस बिटवीन मेल एंड अ फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। सबसे पहली बात तो सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, और मेल एंड फीमेल दोनों हेट्रोजाइगस है, मतलब कि इसके ऑटोसोम पर सिकल सेल एनीमिया का एक जीन प्रेजेंट होगा, इसके भी ऑटोसोम पर सिकल सेल एनीमिया का एक जीन प्रेजेंट होगा, दोनों हेट्रोजाइगस है। तो प्रोजेनीज देख लेते हैं, एक नॉर्मल हो गई, एक हेट्रोजाइगस हो गई, एक हेट्रोजाइगस हो गई, दूसरी डिजीज्ड हो गई, ठीक है। यही बन सकता है, यही बन सकता है हमारे पास में, यही बनेगा, बन गया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड, डिजीज क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है तो इसी में जाएगा यानी कि 25%, ठीक। आगे बढ़े, द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड वाइफ इज दिस, ठीक है। अमंग द ब्लड टाइप चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। आपसे जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछा है तो आप इसका क्रॉस करा दीजिए, IA और I, तो IA मिलकर बनाएंगे IA और I मिलकर बनाएंगे A, फिर B के साथ में कराएंगे तो IA और IB बनेगा, और इधर B के साथ में कराएंगे तो IB और स्मॉल I बनेगा। ये हो गया ब्लड ग्रुप B, ये हो गया ब्लड ग्रुप AB, और ये दोनों बने A, यानी कि हमारे फिनोटाइप आए हैं 3 और जीनोटाइप चारों के अलग हैं यानी कि 4, करेक्ट। तो 3 फिनोटाइप एंड 4 जीनोटाइप, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, इफ इन हाइब्रिडाइजेशन कैपिटल T स्मॉल t इंटू स्मॉल t गिव राइज टू प्रोजेनी रेशो। भाई टेस्ट क्रॉस है, 50-50 का आता है, एक बार से करके भी देख लो, एक बार से करके भी देख लो। ये बनेगा हेट्रोजाइगस, ठीक है, ये बनेंगे 2 होमोजाइगस, ठीक है, ये बनेंगे 2 होमोजाइगस, तो 50-50 का रेशो आता है यानी कि 1:1। ये हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, अगर हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो फिर हमारा, अगर हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो भी हमारा 1:1 हो जाएगा। आगे बढ़े, इफ द नंबर ऑफ बार बॉडीज इन फीमेल, नंबर ऑफ बार बॉडी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम इंटू -1 करेंगे। तो इधर दिए हैं टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम हमें 4, तो 4 - 1 यानी कि
3। करेक्ट। अब इसमें अगर आपसे ये पूछ लीजिए एक फीमेल में कितनी बार बॉडीज प्रेजेंट होती है, तो फीमेल होती है XX, यानी कि 2 - 1 तो हो गई 1 बार बॉडी। मेल में कितनी होती है XY, एक्स क्रोमोसोम कितना है 1, 1 - 1 कितनी हो गई 0, यानी कि एक मेल में बार बॉडी होती है 0, एक फीमेल में होती है 1, और किसी में अगर एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हैं तो वो बढ़ भी जाएंगी। करेक्ट। आगे बढ़े। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन टू अ कपल इज, सबसे पहले बच्चे ये देख लेते हैं सन टू अ कपल इज 50% और आंसर कर देते हैं। बेटा ध्यान से देखो, 4 का पूछा है तो एक सन होने की प्रोबेबिलिटी 50%, दूसरा बेटा होने की प्रोबेबिलिटी 50%, तीसरा होने की 50%, चौथा होने की 50%। मल्टीप्लाई करोगे तो 1/16 विल बी द आंसर। करेक्ट। बड़ा इजी है। इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो दोनों पे होगा। मैरीज, इसकी शादी हो रही है, अ मैन, ठीक है, हुज मदर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, मदर कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों को होमोजाइगस होना जरूरी है, मतलब कि मेल के पास में भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। तो इनसे पूछा है व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस, तो भाई मैच करा लो, ये कलर ब्लाइंड हो गया, ठीक, इधर मैच करा लो, मेल के पास में एक भी होगा तो भी ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक, इधर मैच करा लो, फीमेल अगेन कलर ब्लाइंड हो गई, मेल से मैच करा लो तो अगेन ये भी कलर ब्लाइंड हो गया। इसका मतलब 100% चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं कि इनकी प्रोजेनी कलर ब्लाइंड होगी। आगे बढ़े हम। अ जीन लोकस हैज़ 2 एलील्स, एक जीन के पास में 2 एलील हैं A एंड A, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 0.4। तो अब आपसे हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस के लिए पूछा है, तो बेटा हमें ये पता है P + Q विद द हेल्प ऑफ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज 1, तो P हमें मान लीजिए दिया है 0.4, तो Q ऑब्वियसली + Q = 1, यानी कि Q आ जाएगा हमारे पास 0.6। अब हमसे पूछा है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या होंगे। होमोजाइगस P² + Q² + 2PQ, इधर से हम बता देंगे, तो P² विल बी 0.16, Q² विल बी 0.36 एंड 2PQ करें यानी कि 2 × 0.4 × 0.6 यानी कि 0.48। अब इसी के अकॉर्डिंग आंसर देख लीजिए, कैपिटल A इज 0.16, AA इज 0.48 एंड दिस वन इज 16, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें बेटा आपसे हेट्रोजाइगस के ही इन जनरल पूछे जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, दिस इज ऑल अबाउट द ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस ऑफ योर नीट एग्जाम, जो कि कैलकुलेशन बेस्ड आ सकते हैं। वही हमने 12-13 मिनट में कवर किया है। 12-13 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। 12-13 मिनट में हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कवर कर लिए, एंड आई होप कि आप सभी इन क्वेश्चंस को शिद्दत से पहले सॉल्व करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे, और इस बेस पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे अपने नीट एग्ज़ाम में इसको फोड़ कराएंगे, अपने नीट एग्ज़ाम में इसको फोड़ कराएंगे। सो विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।